नमस्कार। कभी सोचा है कि जो राजा, जो साम्राज्य हजारों साल पहले थे, उनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो चलिए आज हम थोड़ा पीछे चलते हैं और उन सुरागों को ढूंढते हैं जिनकी मदद से इतिहासकार अतीत के पन्ने पलटते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। उस वक्त ना तो कोई चश्मदीद गवाह था, ना ही कोई वीडियो कैमरा, कुछ भी नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम कैसे जानते हैं कि हजारों साल पहले आखिर हुआ क्या था? क्या ये सब बस अंदाजा है या फिर सच तक पहुंचने का कोई रास्ता है भी? इसका जवाब ना एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसा है, बिल्कुल। इतिहासकार वो अतीत के जासूस होते हैं। उनका काम है वक्त में बिखरे हुए सुरागों को इकट्ठा करना। और ये जो सुराग है, इन्हें हम मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। आज हम इन्हीं पर गौर करेंगे। तो हमारी ये जो जांच है ये 3 अलग अलग रास्तों से गुजरेगी। सबसे पहले हम फिजिकल क्लूज देखेंगे, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखे हुए शब्दों को सुनेंगे, यानी पुराने ग्रंथ और दस्तावेज। और आखिर में हम एक अलग नजरिए से देखेंगे, उन लोगों की आंखों से जो बाहर से, दूर देशों से यहाँ आए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सुराग से, पुरातात्विक स्रोत यानी फिजिकल एविडेंस। ये वो ठोस असली चीजें हैं जो वक्त की मार झेल कर भी बच गईं। और यकीन मानिए, हर चीज की अपनी एक अलग ही कहानी है। आर्कियोलॉजी को ना आप इतिहास का फॉरेंसिक साइंस समझ लीजिए। जैसे फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन पर सबूत ढूंढती है, आर्कियोलॉजिस्ट जमीन के नीचे दफन सबूत ढूंढते हैं। और भारत में इस फील्ड के पायनियर थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हमें सिखाया कि जमीन में छुपे राज कैसे खोले जाते हैं। और पता है, कुछ सबसे साफ सुराग तो सीधे पत्थरों पर खुदे हुए मिलते हैं। इन्हें कहते हैं शिलालेख या इंस्क्रिप्शंस। ये बिल्कुल अतीत से भेजे गए मैसेजेस की तरह हैं, जो इतने सालों बाद भी हम तक पहुंच गए हैं। देखिए, ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, ये इतिहास की खिड़कियां हैं। एक एक करके देखते हैं। जैसे बोगास कोई शिलालेख जो टर्की में मिला, ये वैदिक देवताओं का जिक्र करता है, जो शायद आर्यों के प्रवास की तरफ इशारा करता है। फिर है प्रयाग प्रशस्ति, ये बेसिकली राजा समुद्रगुप्त की जीत की कहानी है। एरण शिलालेख, ये हमें पहली बार सती प्रथा का लिखित सबूत देता है, जो एक बहुत ही दुखद सामाजिक रिवाज था। और भित्री स्तंभ, ये स्कंदगुप्त के समय हूणों के आक्रमण के बारे में बताता है। मतलब हर पत्थर एक अलग ही कहानी सुना रहा है, पजल का एक अलग पीस है। अब बात करते हैं उन छोटे छोटे सुरागों की जो बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं। सिक्के, इनकी स्टडी को कहते हैं न्यूमिज्मैटिक्स। एक छोटा सा सिक्का हमें बता सकता है कि उस वक्त कौन राजा राज कर रहा था, इकोनॉमी कैसी थी, यहाँ तक कि आर्ट एंड कल्चर कैसा था। समझ लीजिए, हर सिक्का जेब में रखा इतिहास का एक छोटा सा पन्ना है। अब देखिए, ये सिर्फ सोने के सिक्के नहीं हैं, ये इकोनॉमिक स्टोरीज हैं। कुषाण वंश के सिक्के अपनी प्योरिटी के लिए फेमस थे, मतलब सबसे शुद्ध सोने के सिक्के। ये क्या दिखाता है? उनकी दौलत, उनका मजबूत व्यापार। वहीं दूसरी तरफ गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, क्वांटिटी। इससे उनके विशाल साम्राज्य और उनकी पावर का पता चलता है। तो एक तरफ क्वालिटी, दूसरी तरफ क्वांटिटी, दो अलग अलग साम्राज्य, दो अलग अलग कहानियां सिर्फ धातु के टुकड़ों से पता चलती हैं। और सुराग यहीं खत्म नहीं होते। सुराग तो हर जगह हैं। पटना के कुम्हरार में मौर्य महल के खंडर, सोचिए कितना शानदार रहा होगा। अशोक और दशरथ ने जो गुफाएं आजीविकों को गिफ्ट की थी, वो उनकी उदारता दिखाती हैं। गांधार शैली में बनी बुद्ध की शुरुआती मूर्तियां या अजंता की पेंटिंग्स, ये सब हमें उस दौर के लोगों के विश्वास और उनके कलात्मक टैलेंट की एक झलक देती हैं। ओके, तो फिजिकल क्लूज की बात हो गई। अब वक्त है पुरानी आवाजों को सुनने का। अब हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की, मतलब उस दौर के लोगों के लिखे हुए बयान। ये हमें उनके दिमाग के अंदर झांकने का मौका देते हैं, ये समझने का कि वो सोचते क्या थे, उनके विश्वास क्या थे, उनका समाज कैसा था। तो शुरुआत करते हैं वेदों से। ये सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, ये प्राचीन भारत की आत्मा में झांकने जैसा है। ऋग्वेद में उनकी प्रार्थनाएं हैं। सामवेद, यहाँ से हमें संगीत का सबसे पहला रेफरेंस मिलता है। यजुर्वेद में उनके अनुष्ठान, उनके यज्ञ के नियम हैं। और अथर्ववेद, ये हमें उनके रोजमर्रा के विश्वासों, जादू टोने और अंधविश्वासों के बारे में बताता है। वैदिक ग्रंथों के अलावा भी बहुत कुछ है। बौद्ध और जैन ग्रंथ भी हमें गजब के सुराग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मौर्य इतिहास के लिए बौद्ध ग्रंथ एक बहुत बड़ा स्रोत हैं।
मिलिंद-पन्हो नाम की एक किताब है। इसमें एक इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु के बीच फिलोसॉफिकल डिबेट है। अमेजिंग। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र हमें उस वक्त के पॉलिटिकल मैप का एक स्नैपशॉट देता है, जिसमें 16 महाजनपदों यानी 16 बड़े बड़े राज्यों की लिस्ट है। और हाँ, इतिहास सिर्फ धर्म के बारे में नहीं होता। हमारे पास ऐसे ग्रंथ भी हैं जो शासन और समाज के बारे में बताते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये समझ लीजिए उस जमाने की हाउ टू रूल की हैंडबुक है। मौर्य प्रशासन कैसे चलता था, सब इसमें है। कल्हण की राजतरंगिणी, ये कश्मीर की एक प्रॉपर सिस्टमैटिक हिस्ट्री है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी है तो ये संस्कृत ग्रामर की किताब, लेकिन अनजाने में ये हमें मौर्यों से पहले के भारत की एक झलक दे जाती है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी सुराग पर। इसके लिए हम एक बाहरी व्यक्ति का नजरिया अपनाएंगे, विदेशी यात्रियों के विवरण। ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि ये लोग वो चीजें नोटिस करते थे जिन्हें यहाँ के स्थानीय लोग रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर देते थे। ये थे इतिहास के स्वतंत्र पर्यवेक्षक। और भारत हमेशा से दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। प्राचीन यूनानियों जैसे मेगस्थनीज से लेकर चीनी बौद्ध भिक्षुकों फाहियान और हुइनसांग तक, और फिर बाद में अल-बिरूनी जैसे अरबी विद्वानों तक। सदियों से जिज्ञासु यात्री यहाँ आते रहे और अपने अनुभव लिखकर छोड़ते गए। मेगास्थनीज का ही उदाहरण लेते हैं। वो एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उसने किताब लिखी इंडिका। भले ही ये किताब आज पूरी नहीं मिलती, टुकड़ों में है, लेकिन इससे हमें मौर्यकालीन भारत के समाज, सरकार और रोजमर्रा की जिंदगी की इतनी विस्तृत तस्वीर मिलती है, ऐसी जानकारी जो कहीं और नहीं मिलती। फिर कई सदियों बाद एक चीनी बौद्ध भिक्षु हुइनसांग भारत आए। उनका यात्रा वृत्तांत सीयू की राजा हर्षवर्धन के समय के भारत का एक बेहतरीन रिकॉर्ड है। उस वक्त का समाज कैसा था, धर्म, राजनीति, सब कुछ। और फिर अल-बिरूनी, एक अरबी विद्वान। उनकी किताब किताबुल हिंद सिर्फ एक यात्रा कहानी नहीं है, ये 11वीं सदी के भारतीय विज्ञान, धर्म और समाज का एक गहरा विश्लेषण है, जो एक ब्रिलियंट बाहरी व्यक्ति ने लिखा है। तो अब देखिए, हमारे पास 3 तरह के सुराग हैं, भौतिक, साहित्यिक और विदेशी विवरण। लेकिन एक इतिहासकार का असली काम अब शुरू होता है, इन अलग अलग टुकड़ों को उठाना और उन्हें जोड़कर एक सुसंगत कहानी बनाना। और ये ही सबसे जरूरी बात है। कोई एक शिलालेख या कोई एक किताब या किसी एक यात्री का विवरण पूरी कहानी नहीं बता सकता। हर स्रोत का अपना पूर्वाग्रह होता है, अपना दृष्टिकोण होता है। इतिहास की इस पहेली को सुलझाने के लिए सभी सबूतों को एक दूसरे के सामने रखकर क्रॉस चेक करना पड़ता है। ये प्रक्रिया एक 3 चरणीय जांच की तरह है। कदम 1, इतिहासकार भौतिक साक्ष्यों का विश्लेषण करते हैं। कदम 2, फिर वो लिखे हुए रिकॉर्ड की व्याख्या करके उसमें संदर्भ जोड़ते हैं। और कदम 3, आखिर में वो इन सबको विदेशी यात्रियों के विवरणों से पुष्ट करते हैं, यानी क्रॉस चेक करते हैं। जब ये तीनों स्रोत एक ही तरफ इशारा करते हैं, तब हम जानते हैं कि हम सच के काफी करीब हैं। तो अगली बार जब भी प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ पढ़ें या सुने, तो याद रखिएगा कि ये जानकारी हम तक आई कैसे। ये पत्थर पर लिखे शब्दों, ताड़ के पत्तों पर लिखे ग्रंथों और दूर देश से आए यात्रियों की डायरियों से बना एक मोज़ैक है, जिसे इतिहासकारों ने बड़ी मेहनत से जोड़कर तैयार किया है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। हम जो जानते हैं वो तो कमाल का है ही, लेकिन उन अनगिनत कहानियों, उन साम्राज्यों और उन लोगों का क्या, जिन्होंने अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा? शायद इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हमेशा के लिए खो चुका है। सोचने वाली बात है ना?